अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। कल होने वाले पीडीएम इजलास से कबल कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मुलाकात में शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक कायल करेंगे। तासुर था कि अपनी मफामती बयानिए को आगे बढ़ाते हुए और बतौर कायदे इस इख्तिलाफ वो मौलाना को मशवरा देंगे कि अगर अपोजिशन मुनकसिम रही, यूं डिवाइडेड रही, तो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे। ताब मुलाकात के बाद अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की जानिब से मुश्तरका मीडिया टॉक की गई है, जिसमें सहाफियों की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुताल्लिक क्या फैसला हुआ। जवाब मिला कि फैसला कल होने वाले पीडीएम इजलास में होगा। सहाफियों की जानिब से फिर पूछा गया कि आपकी जाती राय क्या है, ताहम उन्होंने अपनी जाती राय देने से भी गुरेज किया। शहबाज शरीफ से बार बार पार्टी के अंदर इख्तिलाफात से मुताल्लिक सवाल हुआ, लेकिन सब बड़े मोहतात अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देने का इशारा करते रहा। मेरी कोई जाती राय नहीं, पीएमएल इनकी राय हो। मियां साहब ये एक तअस्सुर बस हो गया जी, मौलाना फरमाइए। मौलाना फरमाइए। आप बताएं, पीडीएम का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये गलत फहमी को मेहरबानी करके दूर कर दें। शाहिद अब्बासी साहब ने इस बात का पूरी तरह इसकी वजाहत कर दी है। कल पीडीएम की मीटिंग होगी, अब हजरत बात करेंगे। शुक्रिया, बस मेहरबानी। शहबाज शरीफ मफामाना तर्ज़े सियासत के लिए जाने जाते हैं। वो इसी मफामती रविश के साथ तमाम जमातों से मुशावरत और उनको साथ लेकर चलने के हामी भी हैं। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि मारूजी हालात किसी एक नए इमरानी मुआहदे के मुतकाज़ी हैं और कौमी मफामत की खातिर अगर उन्हें बड़े भाई यानी पार्टी कायद नवाज शरीफ के पाँव भी पकड़ने पड़े तो इससे गुरेज नहीं करेगा। कोई दो राय नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी आगे बढ़कर वो उस नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए पूरी अपनी वो एनर्जी और वो कमिटमेंट दिखाएंगे। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। इन द फर्स्ट प्लेस नवाज शरीफ इज़ अ स्टेट्समैन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। नंबर 2, मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। शहबाज शरीफ एक बार फिर मौके की तलाश में दिखाई दे रहा है। उनके नज़दीक नून लीग में मज़ाहमत की बजाय मफामत की ज़रूरत है। उनका यही बयानिया जेल जाने से पहले भी था। इससे पहले भी उन्होंने अपने मफामती बयानिए के साथ अहदाफ हासिल करने की कोशिश तो की। उन्हें पार्टी कायद की जानिब से उस वक्त भी मौका दिया गया, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे, मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर पाए। इसका इजहार नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने एक टीवी इंटरव्यू में भी किया था, ताकि इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब को भरपूर मौका दिया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि आप मफामती बयानिए को आगे लेकर चलें, आप अहदाफ हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें नाकामी हुई। मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही थी, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मियां साहब ने उनको पूरा मौका दिया कि हो सकता है कि ये भी डेमोक्रेसी है ना, कि अगर कोई समझता है कि वो शायद और कोई तरीका बेहतर हो सकता है तो उसको भी आजमा लिया जाए। लेकिन फिर आखिर में तो जो एक पूरा स्टांस था उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने दिल से उसके ऊपर लब्बैक कहा, और आज इसीलिए क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके वो चीज़ें जो उनसे तवक्कुआत लोग कर रहे थे, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि जो लोगों की तवक्कुआत थी उस पर पूरा नहीं उतर सके, उसके बाद मज़ामती कैंप को आगे आना पड़ा। ये मरियम साहिबा कह रही हैं। सवाल यह है कि बयानिए की इस जंग में जीत किसकी होगी? मफामत का बोलबाला होगा या मज़ाहमत अपना असर दिखाएगी? नून लीग की कमान असल में किसके हाथ में है? क्या शहबाज शरीफ को एक और मौका मिलेगा? क्या लीगी कायद मफामत पर आमादा हो जाएंगे? ऑपोजिशन पार्लियामान में असर दिखाएगी या फिर सड़कों की राह इख्तियार की जाएगी? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नजम सेठी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेठी साहब, एक बार तो पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रहा था, लेकिन आनन फानन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही के मद्दे मुकाबला खड़ी हुई है। ये सब कैसे हुआ है सर? देखिए, ये तो पिछले साल भी इसी किस्म की कोशिश की गई थी शहबाज शरीफ साहब ने कि कोई रास्ता निकाला जाए, और फिर वो लंदन चले गए। वहाँ जब चले गए पीछे से फिर बहुत सी चीज़ें हो गई। जब वापस आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और वो जो भी उस वक्त प्लान्स वगैरह थे वो फिर पूरे नहीं हुए, या जो भी वादे थे या जो अंडरस्टैंडिंग्स थी जिनके साथ भी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और फेथ हो गया, जिसकी वजह से फिर आपने देखा कि एक हार्ड लाइन फिर आनी शुरू हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ फिर वापस आ गया, और वो जो साइलेंस था वो ख़त्म हो गया। अब फिर यही हुआ है कि अब फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे एक मौका और दिया जाए, और मेरा ख्याल है उसकी वजह से अब फिर साइलेंस आप देख रहे हैं, जिस किस्म का साइलेंस। और अब वो जाएंगे वहाँ जाके भाई से बात करेंगे कि जी ये है। भाई आगे से बड़े सख्त सवाल पूछेंगे, ये मैं आपको बता दूं कि भाई अगर पिछले साल भी आपने ये कहा था तो ये नहीं हुआ, आपने हमें कहा था ये होगा, वो एतमाद जो जिनके ऊपर आप एतमाद करते हैं वो तो अपना एतमाद ही नहीं रखते, वगैरह वगैरह।
और तो इस दफा भी ऐसी बातें होंगी कि क्या गारंटी है जी ये होगा, क्या गारंटी है ये होगा, आप कहते हैं ऐसे होगा, आप कहते हैं ऐसे होगा, तो ये सारी बातें होंगी। तो अभी इब्तिदा है, लेट्स सी। अच्छा सर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर कि शहबाज शरीफ साहब को एक मौका पहले भी दिया गया था जिसके बाद वो लंदन रवाना हुए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मरियम बीबी से सवाल हुआ और मरियम बीबी ने बिल्कुल बैन ही यही कहा कि शहबाज साहब को हमने मौका दे के देख लिया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद स्टांस बड़ा हार्ड हो गया। अब एक बार फिर शहबाज साहब मंजर आम पर आए हैं, लेकिन मरियम बीबी जो दूसरी तरफ हार्ड स्टांस के साथ बाई इलेक्शंस के अंदर भी कंप्रीहेंसिव विक्ट्री मिलती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्राउड भी पुल करने में कामयाब हो जाती है, यानी उनकी स्ट्रैटेजी तो काफी कामयाब रही है। क्या यही वजह है कि इस वक्त वो कैंप फील कर रहा है कि एक बार शहबाज साहब फिर वापस आए हैं और शहबाज साहब को जो है वो तो नाकामी का सामना करना पड़ा और हम बड़ा कामयाब जा रहे थे, तो कैसे तस्लीम कर लें हम शहबाज साहब को? ये आप बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं और वजन की। मुझे अभी कोई सवाल पूछा किसी ने कि जी पिछले साल तो नून लीग और पीडीएम ने फिर वो जब फेल हो गया शहबाज शरीफ साहब का, तो फिर पीडीएम ने हार्ड लाइन लिया, पीडीएम फेल हो गई है अब, इसलिए फिर अब इन्होंने अब ये मौका इख्तियार किया। तो मेरा जवाब ये था कि नहीं, पीडीएम जो फेल हो गई है वो तो है, मगर दूसरी तरफ उनको भी अब ज्यादा जरूरत है पिछले साल से, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रहे हैं और वो जो सेम पेज चल रहा था वो अब खत्म हो रहा है। तो अब चौथी जो स्टेट है उनको भी अब जरूरत है नेशनल रिकंसिलिएशन की। तो इसलिए ये दो हाथ से ताली बजती है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को फिर अब स्पेस मिल रही है कि चलिए बात आगे बढ़ाएं। मगर बात ये है, दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ। एक तो इमरान खान साहब का प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब अभी आपने देखा वो नैब के 30 नए अदालतें शुरू हो रही हैं। आपका क्या ख्याल है, वो आपके लिए या मेरे लिए हैं वो अदालतें? वो तो इन्हीं लोगों के लिए है ना। और वो कोशिश उनकी पूरी होगी कि दबाव डाला जाए। और ये जो इनिशिएटिव अब शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं, इसको तो इमरान खान साहब सबटाज कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर मफामत की बात होगी, मगर इमरान खान साहब तो तैयार ही नहीं है मफामत के लिए। उनकी तो सारा फलसफा ये है कि इनको खत्म करना है। अब वो इनके साथ नेशनल रिकंसिलिएशन कहां से करेंगे? दो हाथ से ताली बजती है, कम से कम इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब तो ताली बजाने के लिए तैयार हो जाए ना। अब बात ये, इमरान खान साहब तो उधर एस्टैब्लिशमेंट की बात भी नहीं सुन रहे हैं बहुत से इश्यूज के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं अभी ये मामला चलेगा। गुज़श्ता रोज़ सर शहबाज साहब का इंटरव्यू आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि नेशनल रिकंसिलिएशन जो है वक्त की अहम ज़रूरत है और हालात उसके मुतकाज़ी, और इसके लिए अगर नवाज शरीफ साहब के पाँव भी पड़ना पड़े तो वो पड़ेंगे, पाँव पकड़ के भी बड़े भाई को मना लेंगे। तो आपको लगता है कि वो कंडीशंस जो बड़े भाई की तरफ से रखी जाएंगी, ऑब्वियसली वो भी कोई ऐसी तो आसानी से तो नहीं मान जाएंगे, वो कुछ ऐसी शराइत हैं जो रखेंगे और उसके बाद ये रज़ामंदी लेंगे शहबाज शरीफ साहब से कि आप ये जो कह रहे हैं इसको अल्टीमेटली एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो आपको लगता है कि शहबाज साहब बड़े भाई को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि उनको मौका तो फिर दे देंगे वो अच्छी बात है ना, क्योंकि बात अच्छी है। मौका कहेंगे अच्छा चल फिर करके देख ले, तुम ऐसी चुप कर जाने हैं थोड़ी देर वास्ते, देखते हैं कैसे आगे चलता है। अगर किसी के पाँव पकड़ने हैं तो पाँव तो नहीं पकड़ने, मगर अगर किसी को रियली मनाना है तो वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मनाना, वो एस्टैब्लिशमेंट को भी नहीं मनाना, वो भी तैयार हो गए हैं नेशनल रिकंसिलिएशन के लिए। इमरान खान साहब को मनाना है, या तो फिर इमरान खान साहब की पहले छुट्टी हो और फिर आगे बात बढ़े, या अगर उनको रहना है और अगले 2 साल भी वो रहेंगे, अगर वो 2 साल रह जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है? वो जिस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं, ईवीएम्स फलाना ढिंगड़ा नैब ये वो, आपका ख्याल है वो इनको फ्री इलेक्शन मिलेगी? आपका ख्याल है इनको फ्री हैंड मिलेगा कि आप वोटर को बाहर पुल करके आए और मेजोरिटी पार्टी लेके वापस आ जाए और इमरान खान साहब बाहर आ जाए और ये नैब फिर इमरान खान साहब के सारे केसेस खुल जाए? देखिए, ये बात आगे अभी बढ़ेगी, इसमें बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। शहबाज शरीफ साहब का जो मौकफ है बहुत अच्छा, नेशनल रिकंसिलिएशन की जरूरत है, मगर रुकावटें हैं ना नेशनल रिकंसिलिएशन के अंदर। अच्छा, व्हाट इज योर टेक ऑन कि मफाहमती तर्ज सियासत वालों को इवेंचुअली मिला क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या वो शहबाज साहब हो, शहबाज साहब को भी कोट लखपत जेल में रहना पड़ा, उनके साहबजादे हमजा साहब भी अंदर रहे, तो फिर मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब ये पूछने में तो हक बजाने बहना कि भाई आपको क्या मिला? आप तो खुद जेल की हवा खा के वापस आए हैं, तो फिर आप हमें उसी डगर पर चला रहे हैं जिस पर आपने पहले चलाया था। हम तो बड़े स्मूथ फ्लो सेलिंग कर रहे हैं, हमारा मोमेंटम भी बहुत अच्छा है, हमारा बयानिया भी बिक रहा है, बेस्ट सेलिंग है, हम क्राउड भी पुल कर रहे हैं। तो क्या ये काउंटर आर्गुमेंट होगा कोई शहबाज साहब के पास फिर इस बात का? पता नहीं जी, यही तो असली सवाल यही होगा, यही बातें होंगी कि भाई आप कैसे ये सारा कुछ हल करेंगे? आप कौन सी गारंटीज दे रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं ऐसे ही होगा?
हमें रिलीफ मिलेगी, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगी, हमें इलेक्शन के बाद हमारी गवर्नमेंट बनेगी और फिर उसके बाद मदाखलत नहीं होगी और ये होगा और वो होगा, ये कैसे गारंटीज देंगे वो? तो शहबाज शरीफ साहब को मैं जैसे कह रहा हूं, उनको हार्ड जवाब देने पड़ेंगे इसके। और मगर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल एक सेंटिमेंट है, जैसे आपने कहा नेशनल रिकंसिलिएशन का। मैं समझता हूं नून लीग भी नेशनल रिकंसिलिएशन चाहती है, बाकी सारी सियासी जमातें चाहती हैं और एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है, मगर मेरा ख्याल है अभी इमरान खान साहब तैयार नहीं है उसके लिए। अच्छा सेठी साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त नहीं आ सकते, नाहल है, उनकी साहबजादी भी जो है वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर उस तरह से तो ऑब्वियसली वो पार्लियामानी सियासत का हिस्सा नहीं है, तो आपको लगता है कोई ऐसी सबील बन सकती है कि सबसे पहले तो वो केसेस है ना जी, कि वो केसेस साफ हो जाएं, उसके बाद बड़े मियाँ साहब भी वापस आ जाएं, फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर उसी तरह मुतहर्रिक दिखाई दें, तो इस डील के अंदर कहीं ना कहीं ये डील भी होगी, उसकी ये कंडीशन भी होगी मियाँ साहब की तरफ से? मेरा ख्याल है कि ये इतनी सख्त कंडीशन है कि ये शायद ना रखी जाए। और मगर और बहुत सी चीजें ना, जैसे मैंने आपसे कहा, जरूरी है मियाँ साहब को वापस आना। नून लीग तो मियाँ साहब लंदन बैठे भी रहे तो नून लीग जीत जाएगी। मगर सवाल ये है मियाँ साहब का नहीं है इतना इस वक्त, सवाल ये है कि ये सब लोग जिन्होंने मियाँ साहब का बयानिया फॉलो किया है और जेलें काटी हैं और कुर्बानियां दी हैं, अब ये क्या चुप करके बैठ जाएंगे, कहेंगे अच्छा जी ठीक है तुसी कर लो और आप जाके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं? और अभी तो पीपल्स पार्टी के ऊपर आप देख रहे हैं, वो कहते हैं लो पीडीएम, अगर पीपल्स पार्टी वापस आ गई पीडीएम के अंदर, एक शहबाज शरीफ साहब प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए, एक पीपल्स पार्टी, तो ये तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की बन गई ना, ये ऑपोजिशन पीडीएम तो ना रही, ये तो पीडीएम फिर उनकी हो गई, तो फिर हम कहां जाएंगे? तो नवाज शरीफ का बयानिया ने ही तो ये पीडीएम पॉसिबल की है, उनके बयानिया ने ही तो शहबाज शरीफ साहब को भी स्पेस दी है। मगर ये भी सही है कि उनके बयानिया, ओरिजिनली बयानिया ने भी यही उनके लिए मुश्किलात क्रिएट की हैं, तो ये दोनों बातें सही हैं। इसलिए देखना ये है कि अब आगे कैसे चलना है। शहबाज शरीफ साहब के पास कोई एश्योरेंसेस हैं, कोई गारंटीज हैं, तो मेरा ख्याल है क़यादत जो है नून लीग की वो यही कहेगी अच्छा जी बताएं, चलें जी स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं। पहला स्टेप लेट्स सी, आप क्या ये करके दिखाएं, ये फिर ये करके दिखाएं, फिर ये करके दिखाएं, 2-3 महीने ले लें आप, नहीं तो फिर हम अक्टूबर में फिर हम अपना पीडीएम का जो हार्ड लाइन है हम फिर वहीं आ जाए। सेठ साहब देखिए ना, एवरीबॉडी नोज के वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक पार्टी के अंदर जो एमएनएज एमपीएज हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो किसके साथ खड़े हुए हैं या खड़ा होना पसंद करेंगे? क्या वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे जो स्टालवर्ड्स हैं, या वो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे और वो कहेंगे ठीक है इनको टाइम मिलना चाहिए, स्पेस मिलनी चाहिए? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं होगी। वो नून लीग के साथ खड़े हैं, नून लीग इज नवाज शरीफ और अब मरियम, लेट्स बी वेरी क्लियर। मगर नून लीग इज ऑल्सो शहबाज शरीफ, ये नहीं कि इट्स नॉट शहबाज शरीफ, मगर शहबाज शरीफ विदाउट नवाज शरीफ एंड मरियम कैन नॉट पुल आउट रैबिट फ्रॉम द हैट। शहबाज शरीफ साहब हैज टू हैव द सपोर्ट ऑफ नवाज शरीफ एंड मरियम टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। मैं समझता हूँ वो मिल भी जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल मिल सकता है उनको। He can be the next prime minister with the approval of Nawaz Sharif and Maryam and Shahid Khaqan and the others. मैं ये समझता हूं, मगर वहां तक पहुंचने के लिए मरवे जो मसाइल है वो नून लीग और इनकी इस लीडरशिप के इतने नहीं है जितने वो जो बयानिया है जिसको खुद वो तस्लीम करते हैं। शहबाज साहब उन्होंने अपनी कंडीशंस में ये कहा कि हाँ मैं मफाहमत ये वो वगैरह वगैरह पार्लियामेंट के अंदर, मगर हमारी ये कंडीशंस हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मदाखलत नहीं करनी वगैरह वगैरह, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये सारी बातें ये कहां से होंगी, कैसे होंगी, कौन सी गारंटीज हैं ये होंगी, कौन करेगा? इमरान खान साहब जब तक बैठे हुए हैं कोई चांस नहीं है इसी चीज का। अच्छा, आपका एम्फेसिस इमरान खान साहब की मौजूदगी पर तो है सेठी साहब, लेकिन आपको लगता है वहां पर भी कुछ चेंजेस के साथ, कमान में तब्दीली के साथ ये सारी चीजें मशरूत हैं उसके साथ भी? मेरा ख्याल है कि दे आर कंफर्टेबल विद शहबाज, they are uncomfortable with Nawaz Sharif and uncomfortable with Maryam, but they are comfortable with Shahid Khaqan, Miftah Ismail, Ahsan Iqbal, ये सब लोग, of course शहबाज शरीफ साहब very comfortable। इशू नहीं है इनके साथ, इतना इशू बेसिकली नवाज शरीफ साहब के साथ है। और मरियम जो खुद कहती है, वो तो कहती है जी मैं जो मेरा अबू कहेंगे मैं तो वही फॉलो करूंगी, तो मेरा बयानिया तो उन्हीं का बयानिया है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर मियां नवाज शरीफ साहब मान जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है रास्ता खुल सकता है नून लीग के लिए, और एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के आपस के जो तल्लकात हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो सकते हैं और फिर आगे जाके कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है।
मगर उसमें फिर कुछ फैसले करने पड़ेंगे ना अबाउट मरियम एंड अबाउट नवाज साहब। तो नवाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड है, वो बैठे हुए वहां, उनको अब शौक भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। मगर मरियम की तो बड़ी सैक्रिफाइसेस हैं। अब कैसे मरियम को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा अगर कोई आगे फ्यूचर डिस्पेंसेशन होती है, और अगर नहीं अकोमोडेट करेंगे और यही बात आप बैठे बाहर बैठ के 5 साल बैठे, तो ये स्टार्टर नहीं है, ये नॉन स्टार्टर है। ये यू हैव टू हैव अ रोल फॉर मरियम। उसी ने तो आपके लिए वोट लेके आना है, नवाज शरीफ ने तो आपके लिए वोट लेके आना है। तो अगर आप उनको कहेंगे भी ग्रूमिंग की जरूरत है और आप 5 साल बाहर बैठे, तो ये चलेगी नहीं बात। इसलिए शहबाज शरीफ साहब को भी उधर भी देखना पड़ेगा और एस्टैब्लिशमेंट को भी समझाना पड़ेगा कि डोंट वरी, जो इश्यूज आपके हैं वो मैं हैंडल करूंगा। और अगर मरियम पंजाब में आ जाती है या इधर उधर, वो फिर और बात है, दैट्स नॉट अ मेजर इशू। बट ये कहना कि जी 5 साल के लिए मरियम और नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ जाएंगे, ये चलेगी नहीं बात। ये बिल्कुल ठीक। अच्छा सेठी साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे बताइएगा सर, दूसरी तरफ देखिए, ये तो प्रोवाइडेड दैट कि हुकूमत की मिसमैनेजमेंट थी, बैड गवर्नेंस थी, कि जो मुक्तदर हल्कों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि लेट्स थिंक अबाउट सम अदर ऑप्शंस। तो लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि वो रिकवर कर गए हैं बुरे हालात से। अब जीडीपी जो है वो एक्सपेक्टेड 4% है, नेक्स्ट ईयर 5% है, फिर 6% होगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। तो हुकूमत तो ये पिक्चर पेंट कर रही है कि इस वक्त सब अच्छा है। वो इसीलिए कर रही है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रही है आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, अगले साल तक सब ठीक हो जाएगा और आखिरी साल में आप देखिएगा विल बी गैलपिंग अलोंग, अवाम हमारे साथ खुश होगी, हम लंबे पैसे खर्च करेंगे अवाम के ऊपर और ये लोग भूल जाएंगे और हम पॉपुलर बन जाएंगे और फिर हमारे साथ रहिए, हम आपको सही तरीके से आगे लेके चलेंगे। यही तो इमरान खान, और इसलिए ये नेशनल रिकंसिलिएशन वगैरह की बात मत चलाएं आप, हमें थोड़ा सा मौका और दे दें, 1 साल और दे दें, देखिए ऑलरेडी 4 हो गया, अगले साल 6 हो जाएगा, अल्लाह खैर सब ठीक हो जाएगा। वैसे आपको लगता है सर शहबाज साहब बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनका मियां साहब को मनाना, वहां जाकर उनके सामने तमाम तर बातचीत करना, क्योंकि जाना चाह रहे थे, फिर आपके गुफ्तगू से तासुर ये मिल रहा है कि फिर तो हुकूमती हल्कों में बेचैनी भी इसलिए है ना कि कहीं रिकंसिलिएशन के लिए आमादा हो ही ना जाए और छोटे भाई कर ही ना लें, तो उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा सर जाने के लिए? देखिए, इमरान खान साहब की पूरी कोशिश होगी कि ना जाए। इमरान खान साहब ने पता क्या तैयारी की हुई है, उन्होंने ये तैयारी की हुई है, ये बाहर जाने वाली बात तो बाद की बात है, पहले तो उनका ये ख्याल नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी बेल हो जाएगी, वो होगी और वो उनके लोग बड़े परेशान हैं और जाहिर है उन्होंने समझा बात की। दूसरी बात ये है, वो तो तैयार बैठे थे 2 चीजें करने के लिए। एक तो वो तैयार बैठे हैं कि जी हम डे टू डे हियरिंग करेंगे शहबाज शरीफ साहब के केसेस की और 2 महीने के अंदर अंदर इनको डे टू डे हियरिंग करके इनकी छुट्टी कराएंगे, इनको कन्विक्ट करके अंदर जेल में डाल देंगे ताकि फारग हो जाए, ये ऑप्शन ही खत्म हो जाए। दूसरा ये कि जो बाकी लोग थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं नून लीग वाले, वो कहते हैं हम 30 न्यू नैब के कोर्ट्स बन रहे हैं ताकि वहां भी स्पीडी ट्रायल हो, ठक 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 ठक, और वो फिर पीपल्स पार्टी के पीछे भी जाएंगे कि अच्छा आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ करीब हो रहे हैं, हम आपको सीधा करते हैं। वो तो आप अपने खिलाफ जितनी ऑपोजिशन है इमरान खान साहब वाइप आउट कर देंगे, उनको आजाद थोड़ा सा मौका भी मिल गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपके वक्त के लिए सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, कोई शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे तो पंजाब में अजब करप्शन की गजब कहानी आपके सामने रखेंगे। एक और मेगा स्कैंडल हुकूमत में सर उठा रहा है, वो स्कैंडल क्या है इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रिंग रोड मंसूबा तहरीक इंसाफ हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के बाद हुकूमत की गैर संजीदगी और मुजरिमाना गफलत के बाइस एक और स्कैंडल सर उठा रहा है। अब की बार रावलपिंडी रिंग रोड नहीं है, बल्कि लाहौर रिंग रोड साउदर्न लूप 3 हुकूमती अदम दिलचस्पी और गफलत के बाइस जो है वो इस वक्त ताखीर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत लहतो लाल से काम ले रही है, 2 अरब रुपए का चूना लगता हुआ भी सरकारी खजाने को दिखाई दे रहा है। ये सब कैसे हो रहा है ये आपके सामने रखेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे पर ताखीर से रूट तब्दील करने से हुई है, रीअलाइनमेंट भी हुई है रिंग रोड की जो साउदर्न लूप 3 है। इससे पहले आपने रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर भी देखा कि वहाँ पर रीअलाइनमेंट के झगड़े शुरू हुए और उस पर कुछ लोगों को नवाजने की कोशिश की जाती रही। जो साउदर्न लूप है रिंग रोड का, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी सामने आ रही है और इसी रीअलाइनमेंट की खातिर
जब 2 कमिश्नर्स को प्रेशराइज किया गया तो उन 2 कमिश्नर्स ने जब इनकार कर दिया बात मानने से तो उनको फौरी तौर पर बुज़दार हुकूमत की तरफ से तब्दील करना पड़ा। कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा भी इस तब्दीली के जद में आए और कमिश्नर रिटायर्ड सैफ का भी तबादला किया गया, लेकिन तबादलों के बावजूद रिंग रोड का मंसूबा शुरू नहीं हो सका। 8.5 किलोमीटर तवील SL3 पर लागत का तखमीना 10 अरब लगाया गया था। हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाइस SL3 मंसूबे की तामीराती लागत में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। वो मंसूबा जिसने 10 अरब में मुकम्मल होना था, इस मंसूबे की लागत अब बढ़कर 12 अरब से तजावुज करती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस मंसूबे का जायजा लिया जाए तो अड्डा प्लॉट से बरास्ता बहरिया ता मुल्तान SL3 पर काम गुज़श्ता साल जनवरी में शुरू किया गया था। मुआहदे पर बिड प्रोसेस को मई में मुकम्मल किया गया था। 13 जून 2020 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की निगरानी में बाकायदा इस मुआहदे पर दस्तखत भी हुए थे, क्योंकि मुआहदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में होना था। वो तमाम तर वीडियोज़ भी आपके सामने है जिसमें इमरान खान साहब बाकायदा दस्तखत की तकरीब के अंदर मौजूद हैं। जो मुआहदा हुआ था MOU के अंदर वो खुद मौजूद थे, एग्रीमेंट हो चुका। 2020 के अंदर इसको कंप्लीट भी होना था। हुकूमत ने अपना 2.6 अरब का बजट भी अकाउंट में जमा करा दिया। वो मंसूबा जिसे दिसंबर 2020 में मुकम्मल होना था, इस मंसूबे की ईंट भी नहीं लग सकी है। इस दौरान 2 मरतबा रिंग रोड के काउंसिल का इजलास बुलाया गया, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। वो काउंसिल जिसको खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उसकी सरबराही करते हैं, चेयर करते हैं, इस वक्त भी लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी पंजाब हुकूमत से मंसूबा शुरू करने के लिए बार बार इजलास तलब करने का कह रही है, क्योंकि लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी की जानिब से जो अफसरान हैं, जो लिटिगेशन के मसाइल थे, कानूनी जज अच्छे तरीके से उन्होंने लड़ी भी है। रिंग रोड काउंसिल से बार बार कहा जा रहा है कि आप इजलास बुलाइए, इसको रिविजिट करें, कहाँ गलती हो रही है, कोताही हो रही है, लैतो लाल से क्यों काम लिया जा रहा है, इसको रिविजिट किया जाए। लेकिन काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इसे मुजरिमाना गफलत नहीं कहेंगे तो फिर और क्या है। 1 साल तक जिस मंसूबे को मुकम्मल हो जाना था 2020 के अंदर, अगर उसे अभी भी कंप्लीट नहीं किया जाता है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तामीराती लागत है, वो कितनी बढ़ जाएगी। और फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे इस मंसूबे की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये मेरी और आपकी जेबों से आएगा। हमारी जेबों पर डाका डालेंगे, और डाका डालने वाले कौन होंगे? यकीनन पंजाब हुकूमत होगी, साईं बुज़दार की सरकार होगी। ये मामला है क्या, और ये जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है हुकूमत की नाक के नीचे, ये हुआ क्यों है? इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे रिपोर्टर दुर्र नयाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्र नयाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये स्टोरी आपने की है लाहौर रिंग रोड SL3 से मुताल्लिक। इसको मई के अंदर जो है बिड प्रोसेस मुकम्मल हुआ। जून में इमरान खान साहब आते हैं और इमरान खान साहब की मौजूदगी के अंदर इस एग्रीमेंट को साइन भी कर लिया जाता है। 2020 में इसको मुकम्मल होना था, यानी बाय द एंड ऑफ ईयर 2020 इसको कंप्लीट होना था। तो क्या हुआ कि इस पर एक ईंट भी नहीं लग सकी अब तक? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम रेहान, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। और इस अहम स्टोरी को जिसमें लाहौर शहर के अंदर रहने वाले और लाहौर के अंदर आने जाने वालों के लिए ख़ासतौर पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लाहौर रिंग रोड को देखें तो लाहौर रिंग रोड रावलपिंडी से अगर जिस शख्स ने इस्लामाबाद से आते हुए, पिंडी से आते हुए मुल्तान जाना है या फिर उसने मोटरवे पकड़नी है, तो वो लाहौर शहर के अंदर क्यों कराएगा? क्योंकि लाहौर शहर के अंदर तो इस वक्त ट्रैफिक के ये हालात है कि 2-2 घंटे आप सिर्फ लाहौर के अंदर ही क्रॉस करने से काफिर रहते हैं। तो रिंग रोड को तो कंप्लीट करके, रिंग को मुकम्मल करके ही इसकी हिफाजत का 100% जो है वो मुकम्मल किया जा सकता है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। अब 2020 के अवाइल में जब जनवरी के अंदर ये चीज तय हो चुकी थी कि लाहौर रिंग रोड की सदरन लूप 8.5 किलोमीटर अड्डा प्लाट से बहरिया टाउन से होती हुई मुल्तान रोड पे बर्जर फैक्ट्री तक इसको लेकर जाना है। इसके दरमियान 3 इंटरचेंजेस हैं। बर्जर फैक्ट्री मुल्तान रोड के ऊपर पंजाब का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनना है, जिसके 5 से 6 रास्ते लूप्स उतरेंगी। सब डिजाइन फाइनल था, हर चीज हो चुकी थी, बिड कॉल की जा चुकी थी और उस पे नेशनल लॉजिस्टिक सेल NLC जो तरक्याती इदारा है, तामीराती इदारा है, उसने बिड कॉस्ट करके बिड फाइनलाइज भी कर ली। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 20 साल के कंसेशनल पीरियड में उन्होंने ये रिंग रोड बनाकर 20 साल के अंदर उसकी तामीराती लागत बजरिया टोल टैक्स कलेक्शन से मुकम्मल करनी थी। 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करके उन्होंने पंजाब हुकूमत के हैंडओवर कर देना था और ट्रैफिक देखिए ये होता हुआ दिखाई नहीं दिया ना, विद इन गिवन टाइम पीरियड ये हुआ नहीं। देखिए ये गड़बड़ घोटाला है क्या? दुर्र साहब मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को जरा समझाइए, क्योंकि हमने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के अंदर देखा कि रूट की रीअलाइनमेंट हो रही थी और रीअलाइनमेंट का असल में फायदा किसी को पहुंचाना था। उसमें फिर पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों ने कहा भी कि बासर सियासी शख्सियात इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, यकीनन उसकी तहकीकात भी हो रही हैं।
यहाँ पर क्या मामला है? अगर ये डिले हुआ है और इससे हमारी किटी के अंदर पैसे भी मौजूद थे, हमने इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ा दी है अब इस डिले के साथ, इसका असल रिस्पॉन्सिबल कौन है? काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जाता? लैतो लाल से काम क्यों लिया जा रहा है? कि हुकूमत पंजाब की नज़र और वफाकी हुकूमत की नज़र इस प्रोजेक्ट की जो नाअहली इस प्रोजेक्ट से बरती गई है उससे क्यों दूर रही? आपने खुद अपने इंट्रो में जो बात की है वो 100% दुरुस्त है कि इस रिंग रोड सदरन लूप 3 की नज़र दो बहुत ही अहम कमिश्नर्स हो गए और अच्छी रिप्यूट के मालिक थे, अच्छे कमिश्नर्स थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया। डॉक्टर मुश्तबा पराचा बहुत सीनियर अफसर थे और आजकल वो एक फॉरेन पोस्ट पे जिनीवा में तैनात है, वो भी इसकी नज़र हुए। उसके साथ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सैफ, ये भी बहुत अच्छी शोहरत के हामिल कमिश्नर थे और आप जो प्राइम मिनिस्टर की वीडियो दिखा रहे हैं उसके अंदर वो एग्रीमेंट साइन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, कितने वो संजीदा थे इस रिंग रोड को लेकर। और उनकी ये असाइनमेंट थी बतौर चेयरपर्सन लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से इसको अंजाम पाया और उसके बाद एनएलसी के साथ मुआहिदा करने में कामयाब हो गए। उसके बाद क्या प्रेशर्स आए, किन जगहों से कहां से जोर डाला गया और बड़े बड़े सियासी और गैर सरकारी बंदों के नाम इसके पीछे आए। देखिए इस प्रोजेक्ट की जद में 2 कमिश्नर्स आए हैं दुर्रे नयाब साहब, और आप बता रहे हैं कि बड़े वो सीजन्ड ब्यूरोक्रेट थे, बड़े प्रोफेशनल लोग थे जिनका तबादला कर दिया गया, वो मुश्तबा पराचा साहब हों या सैफ साहब हों। तो ये किसके प्रेशर पर, किसके पॉलिटिकल प्रेशर था इसके अंदर? कौन लोग इन्वॉल्व थे कि 2 कमिश्नर्स को भी जो है वो ट्रांसफर करना पड़ा? कुर्बानी दी गई और उस वक्त जब कुर्बानी दी जा रही थी तो उस वक्त जब आप इस तरह के फेज में जा रहे हो कि ब्यूरोक्रेट्स जब कमिश्नर हो और रिंग रोड पे काम कर रहे हो तो उनके उतार चढ़ाव में आपको नजर आ रहा होता है कि किस कदर दबाव है। तो हमारे जराये ने तो इसकी तस्दीक की कि कुछ ऐसे मामलात थे, खास तौर पे जो बहरिया टाउन के अंदर से अलाइनमेंट गुजर रही थी उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना था, डिस्टर्ब करके थोड़ा सा अलाइनमेंट पे तब्दीली लाने के जो है वो उस पर गौर किया गया। और मजे की बात यह है कि उस वक्त मौके पे बहुत सारे इदारे जो थे उन्होंने री अलाइनमेंट के लिए मौके पे फिजिकल सर्वे करने शुरू कर दिए, जहां से ये बात खुल के सामने आई कि जी ये तो रिंग रोड की अलाइनमेंट को छेड़ने लगे हैं। उसके बाद कैप्टन जो सैफ है वो बहुत ज्यादा टची थे, संजीदा थे और बड़े दिल गिरफ्ता भी थे जिस वक्त वो बतौर कमिश्नर लाहौर जा रहे थे। तो उन पे जो दबाव था बहुत एक संजीदगी वाली बात है कि अगर देखा जाए या उनसे प्रॉप किया जाए, उनसे पूछा जाए तो उन पे दबाव जो है वो वफाकी हुकूमत का था। और किस लिए दबाव था, किसके कहने पे हो रहा था, ये तो मैं अभी को बात करूंगा। ठीक है, यानी दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई ना कोई प्रेशर तो था, वो वफाकी हुकूमत का था, पंजाब हुकूमत का था, और फिर हुकूमत पर दबाव कौन डाल रहा था? मेरा ख्याल है कि जूजू परतें खुलती रहेंगी, मजीद होशरुबा इंकशाफात होते रहेंगे। दुर्रे नयाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। स्टूडियोज में आपको मदऊ करेंगे और फिर स्टोरी करेंगे। हमारे रिपोर्टर दुर्रे नयाब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, ये गड़बड़ घोटाला तो है, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के बाद एक और स्कैंडल हुकूमत के लिए सर उठा रहा है, दर्द सर बनेगा, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? यकीनन एक कॉमनर का आम आदमी का, टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है। एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 2 साल में मर जाएंगे? रूमर्स है, सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सादा सा सवाल है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद 2 साल में मर जाएंगे? क्या कोरोना वैक्सीन के जरिए इंसानी जिस्म में कोई चिप मुंतकिल की जा रही है? क्या कोरोना वैक्सीन हराम है? क्या कोरोना वैक्सीन बांझपन फैलाने का बाइस बन रही है? क्या कोरोना वैक्सीन से इंसानी डीएनए में तब्दीली की जाती है? क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने से शहरियों में एलर्जी फैल रही है? ये वो सवालात हैं जो इन दिनों पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस हैं। हमारी टीम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इन्हीं खबरों और अफवाहों का जायजा लिया है। यही जायजा आज हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली अफवाह इंडिया से फैलाई गई। इंडियन सोशल मीडिया सारिफीन ने नोबल इनाम याफ्ता फ्रांसीसी माहिर मुतादी अमराज डॉक्टर मोंटैगनियर के हालिया इंटरव्यू की बुनियाद पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर फैलाई कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद 2 साल में मर जाएंगे। हमने डॉक्टर मोंटैगनियर का इंटरव्यू बगौर देखा। उनके इंटरव्यू में ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसमें सोशल मीडिया सारिफीन के दावों की तस्दीक हो। नोबेल लॉरिएट डॉक्टर मोंटैगनियर
बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के अमल को तनकीद का निशाना जरूर बना रहे हैं। तथा कि कोरोना वायरस की मुतादिद अक़साम पैदा हो रही हैं और एक वैक्सीन हर किस्म के वायरस के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। एक्चुअली डॉक्टर मोंटाग्नियर का क्या नैरेटिव है, उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। C'est une erreur scientifique et une faute médicale, si on peut dire. Enfin, c'est inacceptable. Dans l'histoire, on en fera le bilan un jour de tout ça, n'est-ce pas? Car c'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Le virus de Chine, n'est-ce pas? Un vaccin, c'est-à-dire des anticorps produit par un vaccin, et qu'est-ce qu'il va faire le virus? Ou bien mourir, ou bien trouver une solution. Les nouveaux variants sont vraiment la production, la résultante des vaccinations. लेकिन डॉक्टर मोंटाग्नियर ने अपने दावे की तस्दीक में कोई भी साइंसी सबूत नहीं दिया, जबकि इस दावे के जवाब में दुनिया भर से दर्जन भर माहिरीन ने साइंसी सबूत पेश किए और यह साबित किया कि वैक्सीन कोरोना के तमाम वेरिएंट्स के लिए यकसा फायदेमंद है। नोबेल लॉरिएट मुहक्किक की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया, ऐसा ही कुछ ब्राज़ीलियन सदर उनकी जानिब से कहा गया था कि वैक्सीन लगवाने से मूछें उगाती हैं, मगरमच्छ बन जाते हैं मर्द, जबकि औरतों की मूछें आ जाती है। सदर ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर भी ये बात की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान की वजाहत भी दी थी। उन्होंने क्या कहा था, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। Quem tomar vai saber o que está tomando. Sim. E daí as consequências. Se tiver um problema, um efeito colateral, um problema qualquer, sabe que não vão cobrar de mim, porque eu vou falar, ser bem claro, a vacina é essa, eu já estou vacinado. Eu peguei o vírus. इन्हीं अफवाहों के साथ साथ दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के जरिए चिप मुंतकिली के प्रोपेगेंडे को भी कभी बल्ब जलाकर, कभी मकनातीस के जरिए दुरुस्त साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन माहिरीन सेहत, साइंसदानों ने इन दावों की नफी की है, जबकि चिप का दावा करने वाले टिकटॉकर्स ने इसे वीडियो वायरल करने का जरिया करार दिया है। कई अफराद वैक्सीन को गैर इस्लामी करार दे रहे हैं, जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्की मुमताज़ उलमा और मुफ्तियान कराम ने अपने फतावा के जरिए आवाम को बताया है कि कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल ना गैर इस्लामी है और ना ही इसके इज्ज़ा में कोई हराम उनसर शामिल है। वैक्सीन के बारे में फैलाए जाने वाले झूठ में से एक ये है कि इंसान के डीएनए में तरमीम की जा सकती है इसके जरिए से। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स ने ऐसे तमाम तर नज़रियात की सख्ती से तरदीद की है। वैक्सीन डीएनए में कोई तब्दीली नहीं करती है, बल्कि इंसानी जिस्म में दाखिल होकर क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। इस वक्त चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, एक फ्रेंच नोबेल लॉरिएट है, साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ल्यूक, उनकी तरफ से एक खबर पब्लिश की गई, हमने मुख्तलिफ जरीदों में देखी कि जिसने कोरोना वैक्सीनेशन ली है वो अगले 2 साल के अंदर मर जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप क्लैरिटी चाहिए, ये उनको क्यों कहना पड़ा, या खबर गलत थी, शाया गलत हुई, अशात में कोई मसला आया, या कहीं ना कहीं इसमें कोई हकीकत भी है? डॉक्टर साहब जी शुक्रिया। नहीं, ये खबर गलत है, ये फेक न्यूज़ है, ये ऐसे ही किसी ने बीच में उनसे मंसूब कर दी है और उन्होंने डिनाई भी किया है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, वो वैक्सीनेशन के जनरली ख़िलाफ़ हैं और उनकी अपनी एक थियोरी है कि जो वैक्सीन लगाते हैं तो आपके अपने अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं उस पर असर पड़ता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपके बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन ये ज़्यादातर साइंसदानों ने और नोबेल लॉरिएट्स ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया है, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि लोग मर जाएंगे वगैरह। तो बात यह है कि वैक्सीनेशन तो बहुत एक आम सिलसिला है और आप देखिए पोलियो के वैक्सीन लगाए जाते हैं और बचपन में आप बहुत सारे और दूसरे वैक्सीन लेते हैं। तो वैक्सीन जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है और वो इसमें ख़ास तौर पे जो कोविड के सिलसिले में जो वैक्सीनेशन है वो तो नहायत ही अहम है क्योंकि उसमें ज़िंदगी और मौत का सवाल है। और आप देखिए कि अमेरिका में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, अब काफ़ी हद तक पॉपुलेशन में वैक्सीन लग गई है तो वहाँ पे कंट्रोल आ गया है। यूरोप में अक्सर ममालिक में मामला कंट्रोल हो गया है और जिन ममालिक में वैक्सीन नहीं लगी वहाँ बेकाबू हो रहा है। जैसे कि डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए कितना बड़ा ब्लो होता है जब इस तरह की कोई रूमर मार्केट के अंदर आती है? फिर बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं जिसमें देखा जाता है कि कोई मकनातीस है उसको लगाया जाता है उस मकाम के ऊपर जहाँ पर वैक्सीन इंजेक्ट होती है और फिर दिखाया जाता है कि मकनातीस यहाँ पर तो मैग्नेटिक फोर्स है लेकिन किसी दूसरे हिस्से के ऊपर वो मैग्नेटिक फोर्स दिखाई नहीं देती। इससे क्या तासुर कायम करने की कोशिश की जाती है डॉक्टर साहब? ये सारी शोबदेबाजी है। आप अपने आप को वैक्सीन लगी, आप लगा के देख लें, बल्ब कुछ भी नहीं होगा। ये सारी जो है ना ये उल्टी सीधी बातें जो आ रही हैं सोशल मीडिया में,
इससे बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इसको हकीकत समझ के और वैक्सीन से बच रहे हैं। इससे वो अपनी न सिर्फ अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं, बल्कि अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में डाल रहे हैं। ये सब इट्स ऑल रबिश, ये सब जो आ रहा है कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई साइंसी बेसिस नहीं है कि आप में मैग्नेटिज्म आ जाता है और बल्ब जलने लगते हैं, या फिर इन्होंने ये कह दिया कि 2 साल में मर जाएंगे। सब बेकार की बातें हैं सारी। आपको जो भी वैक्सीन लग रही है आप फौरी तौर पे लगवाएं, बिल्कुल डिले ना करें, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो, चाहे वो चाइनीज़ वैक्सीन हो, सिनोफार्म या कैंसिनो बायो, जो भी सारी वैक्सीन जो आपको ड्रैफ्ट ने अप्रूव करी हैं ये सब अच्छी हैं। ये सब जो है आपको शदीद बीमारी से बचाएंगी, और जितना जल्दी आप लगवा सकते हैं फौरी तौर पे लगवाएं। मैं तो यही कहूँगा, और इन सब फेक न्यूज़ पर यकीन ना करें। जी डॉक्टर साहब, एस्ट्राजेनेका से मुताल्लिक कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, उस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पर्टिनेंट इश्यूज भी हैं। मतलब प्रेग्नेंट खवातीन से मुताल्लिक क्या क्लैरिटी है, क्या उन्हें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए? और फिर मर्द हजरात से मुताल्लिक भी कुछ कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन जो है वो तौलीदी सेहत मुतासर करती है, तो इस पर भी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, प्रेग्नेंट खवातीन भी ले सकती हैं और दूसरे भी ले सकते हैं। सिर्फ एक ख़ास किस्म के लोग हैं जिनको बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से, उनको अपने डॉक्टर के मशवरे से लगवानी चाहिए, वरना सबके लिए ये है। जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, बच्चों के लिए भी अब वैक्सीन आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन वो क्लिनिकल ट्रायल जिन जिन पे होते जा रहे हैं छोटी उम्र के, वो आती जा रही हैं। वरना जो 18 साल से उम्र के हैं उन सब के लिए ये वैक्सीन जो है ये नहायत ही अहम है और फौरी तौर पे लगवानी चाहिए। और ये जो बाकी जो है रूमर्स, इनके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ भी अच्छी बात यह है कि 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम लोगों के लिए वैक्सीनेशन ओपन कर दी गई है। 30+ के लिए तो वॉक इन वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई हैं। तो ये कहिएगा डॉक्टर साहब कि ये एस्ट्राजेनेका से मुताल्लिक एक खबर सामने आ रही थी कि ये 30+ में या 40s में कोई ब्लड क्लॉटिंग करती है, और इसको फिर रोका भी गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। तो इस पर क्या क्लैरिटी है, क्या वाकई कुछ ऐसा है या ये भी रूमर है? बात यह है कि कुछ केसेस यूरोप में आए थे जिनमें बहुत ही माइन्यूट मकदार में, यानी कि मिलियंस में से चंद लोग थे जिनके अंदर कुछ माइक्रोक्लॉट्स पैदा हुए थे, और उसको देखा गया था कि उसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जो है वो ना होने के बराबर था। तो अल्टीमेटली यही तय हुआ था कि ये जो बहुत ही कम जो रिस्क है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ज़रूर फिर भी लगवानी चाहिए और इससे नहीं घबराना चाहिए। जो क्योंकि केसेस जो थे जो जिनमें ये छोटे छोटे क्लॉट्स पैदा हुए थे, वो लाखों में अगर वैक्सीनेशन हुई तो चंद लोगों के अंदर इस तरह के केसेस डिटेक्ट हुए थे। तो वो फेक न्यूज़ नहीं थी, वो हकीकत में होता। अच्छा डॉक्टर साहब, इख्तिताम में ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन आना शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के अफराद के लिए, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कब दस्तयाब होगी? मेरे ख्याल से इसमें कम से कम 6 महीने या उससे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अभी तक ये मास प्रोडक्शन नहीं हो रही। ये वैक्सीन्स, एक वैक्सीन अमेरिका में आई है और यूरोप में आई है, लेकिन वो अभी तक अवेलेबल नहीं है तीसरी दुनिया के ममालिक में। तो इसमें अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई कम से कम 6 महीने से 12 महीने चाहिए होंगे, इससे पहले कि बड़े पैमाने पर बच्चों के लिए भी वैक्सीन्स मुहैया हो जाएं। लेकिन बहुत सारे दूसरे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो ज़्यादा अहम हैं। बहुत सी नई अद्वियात अब डेवलप हो रही हैं जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनके ख़िलाफ़, तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। नेज़ल वैक्सीन भी डेवलप हो रही हैं कि आप यहाँ पे हाथ में लगाने के बजाय आप खाली स्प्रे कर लें नाक में। तो इस तरह के नेज़ल स्प्रे भी डेवलप हो रही है, कुछ अद्वियात भी डेवलप की जा रही हैं। तो बहुत प्रोग्रेस हो रही है इस फील्ड के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर मत जाइए, कोरोना वैक्सीन लगवाइए, अपने आप को और अपने अजीज़ व अकारिब को महफूज बनाइए। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हुकूमत ने कैसे मीडिया पर मजीद पाबंदियां लगाने की तैयारी कर ली है। बड़ा अहम मामला, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की तैयारी की। सहाफियों और मीडिया वर्कर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इसी दौरान हुकूमत ने मीडिया को पाबंदियों में मजीद जकड़ने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया है। यह मुसव्वदा दर हकीकत आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है। मुजवजा ऑर्डिनेंस आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरा क्यों है, इस ऑर्डिनेंस के जरिए सहाफ़ियों की आज़ादी कैसे सल्ब हो जाएगी, सबसे पहले ऑर्डिनेंस की चंद नकात आपके सामने रखते हैं। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करेगी। इस अथॉरिटी का सरबराह ग्रेड 21 या ग्रेड 22 का अफसर होगा। मीडिया शिकायत काउंसिल्स कायम की जाएंगी। PMDA अथॉरिटी मीडिया ट्राइब्यूनल्स कायम करेगी। इन ट्राइब्यूनल्स की खुद मुख्तारी का अंदाज़ा इस बात से कर लें कि ये सरकारी ट्राइब्यूनल्स तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकेंगे। ये ट्राइब्यूनल्स 3 साल कैद की सज़ा सुना सकेंगे। ट्राइब्यूनल्स को 225 मिलियन रुपए जुर्माना करने का हक भी हासिल होगा। यही नहीं बल्कि ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में नहीं हो सकेगी। शिकायत कुनिंदा फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने को हैं और इन 3 बरस में पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की दर्जाबंदी बुरी तरह मुतासिर हुई है। पाकिस्तान की रैंकिंग गुज़श्ता 3 बरस में 6 दर्जे नीचे गिरी है। सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा हुआ है। रिपोर्टर्स बियॉन्ड द बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गुज़श्ता 1 बरस के दौरान पाकिस्तान में 10 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स कत्ल हुए हैं। इसी दौरान पाकिस्तान में 416 सहाफ़ियों पर को पाबंद सलासिल किया गया है, बिहाइंड द बार्स रहे हैं। यही नहीं बल्कि 2 सहाफ़ियों का अगवा किया, 10 सहाफ़ियों पर हमले हुए, जबकि 23 सहाफ़ियों को धमकियों का सामना करना पड़ा। इन हमलों और मुकदमात ने जहाँ पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को मुतासिर किया है, वहीं हुकूमत की नज़र में सब अच्छा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी सहाफ़ियों पर हमलों को खुद साख्ता करार दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने BBC के एंकर स्टीफन सैकर से बात करते हुए इसे सहाफ़ियों की तरफ से असाइलम लेने की चाल भी करार दिया। बारकैफ ये क्या हो रहा है, ये अलार्मिंग ज़रूर है, जिस पर दुनिया भर की तंजीमें सवाल उठा रही हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।